गंगा का घाट, यमुना की बाहें, सरस्वती की अदृश्य निगाहें, त्रिवेणी का संगम है आप सभी को बुला रहा, महाकुंभ का रस है देश विदेश में छा रहा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम डॉक्टर कंचन नेगी शो में, जिसका उद्देश्य है देश विदेश से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रही शख्सियतों और संस्थाओं को आप सभी से रूबरू कराना, विभिन्न पर्यटक स्थलों के साथ साथ इतिहास, विकास, विज्ञान और चर्चित मुद्दों पर जानकारियां साझा करना और साथ ही सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना। और आज की इस कड़ी में हम आपको बताने जा रहे हैं महाकुंभ के बारे में एक साक्षात्कार के माध्यम से, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ी हैं एक प्रसिद्ध समाज सेविका जिनका नाम है श्रीमती तृप्ति नेगी। तो आइए होते हैं उनसे रूबरू। नमस्कार तृप्ति जी। नमस्कार कंचन जी। डॉक्टर कंचन नेगी शो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। और आपको ढेर सारी बधाई कि आप हाल ही में महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में आपने डुबकी लगा के आप आए हैं। तो पूछना चाहेंगे आपसे तृप्ति जी कि क्या क्या तैयारियां आपने की और किस प्रकार से आपने वहां पे जाने की प्लानिंग करी। मैं चाहूँगी जो हमारे दर्शक हैं आपके लाइव एक्सपीरियंस से उनको भी काफ़ी कुछ ज्ञानवर्धन होगा। देखिए, महाकुंभ में जाने के लिए तो सभी लोग काफ़ी उत्सुक हैं, लेकिन ये है कि हर कोई किसी न किसी कारण से नहीं जा पाते हैं। लेकिन हमने जो प्लानिंग की थी कि हम महाकुंभ में जाएंगे, तो फाइनली हमारा जो है महाकुंभ में जाने की डेट भी फिक्स हो गई। तो 5 तारीख को हम लोग यहाँ से सुबह 7 बजे के करीब हमने अपनी टैक्सी बुक की थी। हम 2 फैमिली गए थे उसमें। तो हम लोग यहाँ से 7 बजे घर से निकले और उसके बाद हम लोग यहाँ से चलते हुए फिर हम वाया काशीपुर और रुद्रपुर होते हुए वाया बरेली गए। बरेली के पास फिर हम लोगों ने वहाँ पे लंच किया और उसके बाद हमारा जो था हमने जो बुकिंग कराई हुई थी वो नाइट स्टे हमारा रायबरेली था, क्योंकि इलाहाबाद में इतना रश था कि लगा कि होटल मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो इसलिए हमने आउटस्कर्ट में ही रहना ठीक समझा। तो हम लोग रायबरेली से ज़्यादा दूर नहीं है इलाहाबाद, 1.5-2 घंटे का है वहाँ से। तो फिर हम लोग वहाँ से सुबह 5 बजे निकले और हम लोग वहाँ पर पहुँच गए थे 8 बजे तक। अच्छा। पार्किंग जो एरिया है, पार्किंग एरिया से फिर क्या होता है कि वहाँ से अपना कन्वेंस आगे ले जाने नहीं देते हैं। तो फिर वहाँ से हम लोगों ने टेम्पू किया। तो हम 2 टेम्पू किए हम लोग। 2 टेम्पू से फिर हम लोग गए, तो वो भी पूरा नहीं छोड़ते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, आपको 1 किलोमीटर चलना होगा, लेकिन हमें फिर भी 4-5 किलोमीटर के करीब चलना पड़ा संगम तक जाने के लिए। तो वहाँ पर जाकर के हम लोगों ने फिर संगम में गए। हमने अपना सामान एक तरफ को रखा और डुबकियाँ लगाई वहाँ पे। संगम 11 डुबकियाँ तो मैंने लगाई हैं। जी, तो काफ़ी रश था वहाँ पे। पहली डुबकी में थोड़ा सा ठंडक लगी, उसके बाद कोई नहीं। जितनी रास्ते भर की सारी थकान हमारी डुबकी लगा करके सारी दूर हो गई थी। और फिर हम वहाँ पर अपना आए। वहाँ पे चेंजिंग रूम भी है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। चेंजिंग रूम भी, अगर आप डुबकी लगा के आते हैं तो चेंजिंग रूम भी बने हुए हैं सारे। फिर वहाँ पर अपना चेंज किया और फिर अपना ज़्यादा देर घाट पे वो लोग रहने नहीं देते हैं। अनाउंसमेंट होता है कि आपने डुबकी लगा ली है, आप तुरंत अपना घाट खाली करें, ताकि और लोगों को भी मौका दिया जाए। बिल्कुल। तो वहाँ का मौसम कैसा है तृप्ति जी? मौसम तो देखिए, हम लोग जब यहाँ से गए थे तो हमें लगा कि मौसम, मतलब हमने फिर अपना नेट पे सर्च वगैरह किया तो मौसम ऐसा था कि मॉडरेट, कि अभी आप दिन में आप थोड़ा सा गर्म है, लेकिन सुबह शाम वहाँ पे काफ़ी ठंडा है। नदी का किनारा है। बिल्कुल। नदी के किनारे तो वैसे भी सुबह बहुत ठंडे होते हैं, रात में भी ठंडे होते हैं और दिन में बहुत गर्म होते हैं। जी। तो हम लोग अपने साथ गर्म कपड़े भी लेके गए थे और ठंडे कपड़े भी लेके गए हुए थे। लेकिन हमें ठंडे कपड़े की मुझे तो नहीं ज़रूरत पड़ी वहाँ पे कि मुझे ठंडा कुछ पहनना चाहिए। जो गर्म कपड़े थे हमने वही पहने वहाँ पर। जी, मतलब ज़्यादा हेवी हम लोग वार्म कपड़े, ओवरकोट वगैरह को अवॉइड करें। इतना हाँ, वो सब नहीं है। हम तो एक ही लेके गए थे, पतला सा स्वेटर, वो आप पहन सकते हैं। बिल्कुल, इतना वहाँ पर वो पहन सकते हैं। जी। तो तृप्ति जी, जब आप वहाँ पे पहुँचे तो क्या आपने देखा कि बहुत सारी भीड़ है या बिल्कुल घबराहट जैसी हुई? क्योंकि काफ़ी लोग सोशल मीडिया में जो भी अपडेट्स आते हैं, रील्स आती हैं, कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं, वो भी कुछ नेगेटिव दिखाते हैं। तो क्या असलियत में ऐसा कुछ है, वहाँ पे नेगेटिव है, जगह जगह गंदगी है, या सब कुछ व्यवस्था अच्छी है? नहीं, देखिए वहाँ पर ऐसा तो मुझे वहाँ पर नहीं दिखा, क्योंकि खास करके संगम घाट पे मुझे इस तरह का नहीं दिखा जहाँ पे त्रिवेणी में हमने स्नान किया।
तो त्रिवेणी में बल्कि जब जिसमें स्नान कीजिए आप तो उसका पानी दूसरा है, और जिस तरफ जाने नहीं देते हैं उसका पानी का कलर दूसरा ही है, जहाँ बोटिंग होती है। त्रिवेणी का एक ये भी है। तो जब हम त्रिवेणी से यहाँ पर आए तो वहाँ पर इस तरह का ऐसा कोई नहीं है। चप्पे चप्पे हर जगह पे पुलिस है। आप लोग कुछ जैसे पब्लिक होती है, ये खाया पिया फेंक दिया इस तरह से, उसके साफ़ सफाई के लिए भी सब हैं। पुलिस फोर्स है, और सिविल पुलिस में भी वहाँ पे काफ़ी सारे लोग इस तरह से रहते हैं। तो आपकी वो हेल्प ही करते हैं। आप कुछ भी उनसे पूछिए, वो आपकी हेल्प, यहाँ तक कि ऑफिसर्स भी वहाँ पर मौजूद रहते हैं। बिल्कुल, जवानों के साथ साथ ऑफिसर्स भी वहाँ पे मैंने कई देखे हैं, वहाँ पे ऑफिसर्स भी। तो तृप्ति जी, आप क्या सजेस्ट करेंगे हमारे दर्शकों को कि वो भी बस के बजाय अपना प्राइवेट टैक्सी करके आएँ तो ज़्यादा सहूलियत रहेगी क्या? नहीं, देखिए वो तो बस में भी जाएं तो अपना ग्रुप जो एक होता है, ग्रुप में जो लोग जा रहे हैं तो थोड़ा रश तो है वहाँ पर, अभी रश काफ़ी है। तो जैसे हम लोग तो गए थे, तो जो हमारे साथ थे कोई दुपट्टा पकड़ के इस तरह से ऐसे जा रहे थे। कोई भी इस तरह से जाए तो एक दूसरे का वो पकड़ करके जरूर जाएं वहाँ पर। तो अभी रश काफ़ी है वहाँ पर। और खोया पाया केंद्र भी है, उसके बारे में क्या कहेंगे? खोया पाया केंद्र तो मतलब बहुत ही सब लोगों की बहुत हेल्प करता है। खोया पाया में एक आरएसएस के भी हैं वहाँ पे, मंगल ईश्वरन करके हैं जी। वो बहुत हेल्प कर रहे हैं वहाँ पे सबकी। खोया पाया, एक खोया पाया आरएसएस वालों का भी है, एक खोया पाया ये कुंभ वालों ने भी अपना बना रखा है। तो वो बहुत अच्छी उनकी सुविधा है वहाँ पर। कोई भी अगर खोता है, और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप खोया पाया में जो चला गया उसको वो लोग पूरा अगर उसको रात भी अगर कोई नहीं ढूंढ पाए तो उन्हें सोने के लिए भी पूरा बेड वगैरह सारा अवेलेबल है वहाँ पे। खाना वो उनको वहाँ पे देते हैं। अगर किसी पे कपड़ा भी ऐसे नहीं है तो ओढ़ने के लिए सब कुछ इस तरह का देते हैं। तो खोया पाया वाले की तो बहुत अच्छी व्यवस्था है वहाँ पे। अगर कोई भी खो जाए आप वहाँ रिपोर्ट करिए, उसी मतलब थोड़े टाइम में आपको मिल जाते हैं। अगर ज़्यादा होगा तो एक दिन लगेगा, नहीं तो शाम तक तो सभी लोग मिल ही जाते हैं उसमें। और खोया पाया के अलावा वहाँ पर एक और भी है। खोया पाया में आप जो कंप्लेन करते हैं वो कंप्यूटराइज्ड होती है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है अनाउंसमेंट में। लेकिन अगर दूसरी है वो भूले भटके जी, तो भूले भटके में आप तुरंत कंप्लेन करवाइए, वो आपका स्लिप में नाम लिखते हैं और तुरंत अनाउंसमेंट करते हैं जी। और मेरा अगला सवाल है कि वहाँ पे खाने पीने की क्या व्यवस्था है? काफ़ी बुजुर्ग लोग भी जा रहे हैं और कुछ तो छोटे छोटे बच्चों को लेके भी जा रहे हैं, तो खान पीन की क्या व्यवस्था है वहाँ पे? देखिए, जब हम लोग भी, जब तक मैं भी नहीं गई थी कुंभ में, तब तक मैंने भी कईयों से सुना था ना वहाँ खाने की व्यवस्था है ना वहाँ रहने की व्यवस्था है। लेकिन जब मैं गई तो मैंने देखा कि भाई जो लोग जा रहे हैं, जो अपने से खा सकते हैं, उनके लिए भी अच्छी व्यवस्था है। लेकिन जो बेचारे भूखे हैं, बाबा हैं, किसी को खाना नहीं मिलता है, उनके लिए भी वहाँ पर लंगर लगे हुए हैं। जो आश्रम है, आप ये देखिए, जो अडानी, उन्होंने भी अपना वो इस्कॉन अडानी करके एक वहाँ पे लंगर लगाया हुआ है। वहाँ पे उनको पूरा खाना, नाश्ते के टाइम पे नाश्ते की लाइन लगी हुई है और बहुत लंबी लंबी लाइन रहती है। साधु बाबा लोग ही नहीं, और जो गरीब तबके के लोग वो ही नहीं, वहाँ पर देश विदेश से आए हुए लोग भी उसको प्रसाद समझ के ग्रहण कर रहे हैं। कितने दिन आपने वहाँ पे व्यतीत करे? एक दिन गए थे, वहाँ डुबकी लगाई जी, और हम उसी दिन शाम को हम वहाँ से आ गए थे। अच्छा, हमें इतना वहाँ पर इतना घूमे। वहाँ पर एक कहते हैं कि एक अक्षय वट भी है वृक्ष, तो वो एक खोया पाया केंद्र के पीछे ही है। तो उस अक्षय वृक्ष का भी बहुत वो है। वो पहले बंद था, कि अभी जब से मोदी जी ने इसका वो किया, वो अब सबके दर्शन के लिए खोल दिया गया है। तो एक पुरानी कहावत है कि वो पेड़ सतयुग का है, और ये कहते हैं कि जब विष्णु भगवान ने उसके पत्ते पे की क्षीर सागर पार किया था, इस तरह से कहावत है। जी जी। और तृप्ति जी कि वहाँ पे जो दिनचर्या रहती है अमूमन, जैसे कि आप गए, आप घाट पे पहुँच गए, तो उसमें अलग अलग घाट बने हुए हैं, तो क्या पहले से ही आपने ये सोचा था कि मैं त्रिवेणी में ही जाऊँगी, या फिर किसी भी घाट में, जैसे अभी हमें सुनने को मिल रहा है सोशल मीडिया में कि भगदड़ को अवॉइड करने के लिए जो भी निकटतम घाट है तो व्यक्ति वहीं जाएं ताकि ज़्यादा लंबा चलना भी ना पड़े, ताकि तबीयत भी, जो काफ़ी बुजुर्ग हैं उनकी तबीयत ख़राब ना हो, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा तो मुझे भगदड़ वाला भी वहाँ पे कुछ लगा नहीं। कुछ कभी ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जो मौनी अमावस्या पे हुआ था। तो घाटों पे भी बड़ी अच्छी व्यवस्था है, भगदड़ मचने का तो वहाँ पे कोई सवाल ही नहीं है। सभी लोग चाहेंगे कि हम संगम त्रिवेणी पे जाके डुबकी लगाएं, स्नान करें, तो हम लोग भी संगम पे ही गए थे। तो वहाँ पर जो है संगम को उन्होंने पूरा घाट को संख्या 32 नंबर दे रखी है जी,
और उसमें उन्होंने अलग अलग पिलर बनाए हुए हैं। फिर पिलर के उससे आप देखिए, मतलब आप जहाँ बैठना चाहें अपना पिलर जरूर याद रखिए, तो फिर आप कहीं खो नहीं सकते हैं उस हिसाब से। वो एरिया उन्होंने वो किया हुआ है। और उन घाटों पे भी इतनी अच्छी व्यवस्था है कि अगर हम तो पहले ही अपना खाना पीना लेके गए थे घाट पे, कि जब सुना था कि खाना नहीं है, ये नहीं है, लेकिन वहाँ पर हर समय चाय वाले आ रहे हैं और ये सब चना वगैरह ये सब बेचने वाले आ रहे हैं वहाँ पे। खाने पीने की भी वहाँ पे अच्छी व्यवस्था है। और बुज़ुर्गों के भी क्या, बुज़ुर्ग भी वहाँ पे अपना अच्छे से आ रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे साथ तो जो एक ऐसी बुज़ुर्ग गई थी जिनको व्हील चेयर पे ले जाना पड़ा, उनको व्हील चेयर पे ले जा करके स्नान करा के फिर वो अपना व्हील चेयर पे आ गई। तो ऐसे कोई नहीं, छोटे छोटे 7-7 8-8 महीने के बच्चों को भी लोग वहाँ पे लेके आ रहे हैं, स्नान करा रहे हैं। तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी के साथ कुछ ऐसा होता है वो उसकी अपनी वो होगी गलती। बाकी वहाँ पर तो बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है योगी जी ने। बिल्कुल। और काफ़ी सोशल मीडिया में ये दिखाई दे रहा है कि कुछ बाबा कुछ नकली भी बन के वहाँ पे बैठे हैं और कुछ अभद्र भाषा का भी प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ इंसिडेंट आपके साथ तो नहीं हुआ? हमारे साथ तो बस एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि हम लोग जैसे त्रिवेणी संगम में जा रहे थे जी, तो 9 नंबर गेट से हमें 9 नंबर पुल से हमें जाना था। पुलों की भी इतनी अच्छी व्यवस्था की हुई है और पुल पे भी कोई ज़्यादा ऐसा मतलब जी, रश नहीं है। रश, अगर इस पुल पे रश होता तो वो ट्रैफिक दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। बहुत सारे 12-14 पुल बने हुए हैं वहाँ पे इस तरह से संगम में जाने के लिए। तो हमारे साथ एक ऐसा हुआ कि हम लोग 9 नंबर पुल में हमें जाना था, तो वहाँ पर 2 साधु बाबा आ गए जी, तो वो अपनी बाइक से थे। तो उसमें वीआईपी को जाने के लिए पहले रास्ता देना था, तो वो जो है उनसे पुलिस से वो लड़ने लगे, बाबा लड़ने लगे। तो हमें लगा कि कहीं यहाँ पे भगदड़ ना मच जाए, क्योंकि काफ़ी अगर लड़ाई हो गई तो भगदड़ मच जाएगी जी। और सबसे आगे आप थे? हाँ, हम लोग सबसे आगे थे और हमने कहा अगर भगदड़ मचेगी तो हम ही सबसे दबेंगे। लेकिन इस तरह का वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो पुलिस ने सबको कंट्रोल करके बाबा लोगों को भी शांत करके और बाबा लोग भी अपना निकल गए और वो वीआईपी की जो गाड़ी थी वो भी उन्होंने आराम से जाने दी। जी। और वहाँ पे जो स्वच्छता की यदि बात करें या हम लोग पब्लिक टॉयलेट्स की यदि बात करें तो इतना बड़ा आयोजन है ये, तो हमें सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री जी का और योगी जी का भी, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, कि उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो हर चीज़ अगर सरकार के ऊपर डालें तो मुझे लगता है ये सही नहीं है। हम लोग सभी के अंदर एक सिविक सेंस होनी चाहिए कि अगर शौचालय जाएं तो उसको फ्लश करें या अपना अच्छे से इस्तेमाल करें, ताकि दूसरा व्यक्ति जब वो इस्तेमाल करे तो उससे घिन ना आए। तो वहाँ पे जो पब्लिक टॉयलेट्स है उनकी कैसी व्यवस्था आपको लगी? देखिए कंचन जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर सरकार ने हमें सारी सुविधाएं करके दी हैं, बिल्कुल, तो पब्लिक का भी कोई कर्तव्य बनता है कि वो भी उस साफ सफाई को मेंटेन रखें। तो मैंने वहाँ पे देखा है कि अगर कोई भी जैसे आते हैं, कई लोग कपड़े चेंज किए उन्होंने बाहर, कई चेंजिंग रूम में भी कर रहे हैं, कहीं बाहर भी कर रहे हैं। तो जो बाहर भी कर रहे हैं कई ऐसे छोड़ जाते हैं, उनका भी एक कर्तव्य है कि वो वहाँ पे गंदगी ना फैलाएं। बिल्कुल, वो भी, लेकिन वहाँ पर हर समय सफाई कर्मचारी भी लगे हुए हैं। अगर कोई कर भी दे रहा है वो उठा के बैग्स में डाल के तुरंत उसको वहाँ से उठा के और साफ सफाई रखी हुई है। घाट पे ऐसे पूरा प्लास्टिक उन्होंने बिछा रखा है जी। बैठने के लिए भी इतनी अच्छी व्यवस्था है कि कोई खाली रेत में ना बैठे, घास में ना बैठे। हाँ जी। इस तरह की उन्होंने वहाँ पे व्यवस्था की हुई है। तो क्या वहाँ पे जो दुकानें हैं या खाने पीने की जहाँ पे व्यवस्था है, तो क्या वो महंगा है अमूमन जैसे सामान मिलता है क्योंकि वो एक भव्य आयोजन है, या रेट में आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा? जैसे हमारे पहाड़ में यदि हम केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी की बात करें तो इतने ऊपर हाई ऑल्टीट्यूड में है, तो जो हमें मैगी यहाँ पे जिस दाम में मिलती है वहाँ ऊपर निश्चित ही ज़्यादा दाम हो जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो कॉस्टिंग वगैरह बढ़ जाती है। हाँ जी। तो क्या उधर पे भी महंगाई आपको लगी या आपको दाम नॉर्मल लगे? नहीं, हमें ऐसे ज़्यादा दाम ऐसे लगे नहीं, क्योंकि अगर आप तुंगनाथ और ये सब केदारनाथ वगैरह जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि वो सब चीज़ें तो आप घोड़े खच्चरों से लेके जा रहे हैं, तो उसमें वो लोग चीज़ ज़्यादा दाम देते हैं। यहाँ पर हमें इस तरह का नहीं लगा। जो हमें घाट पे आकर के भी सामान दे रहे थे वो कोई खास ज़्यादा महंगा नहीं था। बिल्कुल। और जो वहाँ पे आरती की क्या व्यवस्था आपको लगी? क्या जो शाम की आरती या सुबह की आरती, ये आपको देखने को मिला? आरती का हमने नहीं देखा। वो जो बाबा लोगों की हम जब वापस आ रहे थे वो आरती हो रही थी, वो जरूर हमने देखी है जी। बस।
उनके अपने अपने पंडाल में जो वो हाँ लोग जी, करते हैं ना, हाँ जी। बस वो वाली आरती देखी। और हमारी जो भारत की संस्कृति है वो तो विश्व प्रख्यात, और काफ़ी विदेशी महाकुंभ में डुबकी लगाने आ रहे हैं, तो उनको देख के आपको कितना गौरव महसूस हुआ, और क्या आपकी गुफ्तगू हुई किसी के साथ वहाँ पे? देखिए, उनको देख के तो हमें बहुत अच्छा लगा कि हम लोग तो आएंगे, जी। लेकिन विदेशों से भी यहाँ इस कुंभ में लोग पधार रहे हैं। जी तो ऐसे किसी से गुफ्तगू तो नहीं हुई, जी। लेकिन ये है कि जब हम वापस आ रहे थे, जी। और क्योंकि वहाँ पे तो कोई ऐसा टाइम नहीं है, 11 बजे तक भी लोग आते जाते, पूरे जी। रात भर घाट चलता रहता है। जी। तो एक फॉरेनर्स थे, हम इधर से जा रहे थे, वो नीचे कुंभ की तरफ जा रहे थे, हम वापस आ रहे थे। जी। तो उस समय मैंने देखा, थोड़ा मैंने स्माइल पास की, उन्होंने स्माइल जी। पास की, इतना ही उनसे हो जी, पाया। तो बिल्कुल। वो भी इतने उत्सुक थे ना जी। कुंभ में डुबकी लगाने के जी। लिए, वो भी बहुत उत्सुक थे। तो यदि आप हमारे दर्शकों को ये क्या कहना चाहेंगे कि अभी तो भीड़ शायद धीरे धीरे करके कम ही होने वाली है, हाँ जी। तो क्या क्या करें क्या ना करें, डूज और डोंट्स क्या रह सकते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो कुंभ में जाने के लिए हैं वो ज़रूर जाएं, लेकिन अपनी सेफ्टी तो अपने ही हाथ में है। जी। तो हर चीज़ों का इस तरह ध्यान रखें, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले उसमें ना जाएं, थोड़ा उससे दूरी बना के रखें। बिल्कुल। अगर वो बुज़ुर्ग हैं तो उनके लिए थोड़ा ये है कि भाई थोड़ा एकांत वाले उसमें रहें, और उनके साथ कोई एक ज़रूर होना चाहिए, बिल्कुल, कि जो उनको साथ लेकर के जाए इस तरह से। और मैं तो ये भी उसमें जोड़ना चाहूँगी तृप्ति जी कि जो मेडिकली फिट लोग हैं वो ही आए। अमूमन क्या होता है, यदि थोड़ी भी आपकी तबीयत ख़राब है तो वहाँ भीड़ भाड़ तो रहती ही है, तो वहाँ पे क्या रहेगा कि आपको चाहे सांस की दिक्कत हो या काफ़ी चलना पड़ सकता है, व्यवस्था हर दिन चेंज भी होती है, ऐसा नहीं है कि एक ही रूट प्लान फॉलो हो रहा है। तो आप पहले तो मन पक्का करके आएँ और अपनी सेफ्टी को आप ध्यान में रखें, और कुछ छोटी मोटी जो मेडिसिन हैं, चाहे सर दर्द की है या मे बी वेदर चेंज है, जो साउथ से हमारे नॉर्थ में आ रहे हैं उनको तो बिल्कुल कम्प्लीटली वेदर चेंज मिलेगा, तो अपनी जो रेगुलर मेडिसिन हैं, चाहे बीपी की हैं, चाहे अपनी हेडेक की हैं, स्टमक एक की हैं, ये सब मेडिसिन ज़रूर अपने साथ रखें। तो मेरा आखिरी सवाल ये कि ये भी लोग कह रहे हैं कि जो लोग वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, तो जो लोग वहाँ गए हैं वो वहाँ से पानी उठा के दे सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सुना है कि वहाँ का पानी घर नहीं लाया जाता है। इसके बारे में मैं चाहूँगी कि आप क्या मानती हैं? देखिए, मैं तो अब क्या, सारे इतने लोग वहाँ पे स्नान करने जा रहे हैं, पहले से तो यही था कि भाई जो कुंभ नहीं जा पा रहा है तो वो कोई एक, जो उनके परिवार से कोई भी एक कुंभ गया है, जी। वो वहाँ का जल लाके वो लोग उससे स्नान करें तो उसका भी उतना ही पुण्य मिलेगा जितना जो जाके वहाँ डुबकी लगा रहा है। बिल्कुल। लेकिन अब सबके अलग अलग मतभेद हैं जी। तो ये है कि पानी नहीं लाना चाहिए, लेकिन हाँ, उसका एक ये भी है कि अगर आप वहाँ से पानी लाए हैं, बिल्कुल। तो उसमें हरिद्वार का गंगा जल मिला करके फिर उसमें कोई दोष नहीं है जी, तो उससे वो उतना ही और पवित्र हो जाएगा, क्योंकि हरिद्वार से जो आप जल उसमें मिला देंगे ना, तो वो भी पवित्र माना जाएगा। जी। तो दर्शकों, ये थी हमारे साथ प्रसिद्ध समाज सेविका श्रीमती तृप्ति नेगी जी, जिन्होंने हमको लाइव एक्सपीरियंस बताया अपना कि किस प्रकार से इन्होंने अपनी जर्नी का सोचा, फिर उसके बाद ये गए प्रयागराज, और इनका पूरा लेडीज़ का एक ग्रुप था जो वहाँ पे गए, तो बहुत ही अच्छा इनका अनुभव रहा है। तो मैं आपसे भी ये निवेदन करूँगी कि जो भी आप लोग प्लान करना चाह रहे हैं, पॉजिटिव रहें और अपनी सेफ्टी स्वयं रखें, अपने सामान का ध्यान स्वयं रखें, और इस उम्मीद के साथ कि डॉक्टर कंचन नेगी शो की टीम फिर हाजिर होगी अगले शनिवार रात 9 बजे। आप फिलहाल हमारी मेहमान श्रीमती तृप्ति नेगी जी को और मुझे यानी डॉक्टर कंचन नेगी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार। ये हम सभी जानते हैं कि आज का समय बेहद ही कॉम्पिटिटिव है, प्रतिस्पर्धा से भरा है, इसीलिए हर अभिभावक चाहते हैं कि स्कूल के बाद भी उनके बच्चों को सही मार्गदर्शन मिल सके, स्कूल सब्जेक्ट्स के बारे में विस्तृत से जानकारी मिल सके, उनकी नॉलेज और इन्हांस हो जाए और वे अपनी क्लास में सबसे अच्छा स्कोर करें। लेकिन दिक्कत तब आती है जब बच्चा पढ़ाने वाला नहीं मिलता, दूर दूर जाना पड़ता है बच्चों को, जिसकी वजह से बच्चों का आधा समय आने जाने में ही वेस्ट हो जाता है। नतीजन बच्चा थक जाता है और कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ पाता। इसीलिए हम लेकर आए हैं आपकी समस्याओं का एक समाधान, यानी डॉक्टर कंचन्स ABS कोचिंग हब फॉर ऑल क्लासेस, बोर्ड्स एंड सब्जेक्ट्स, ऑल अंडर वन रूफ, जहां सभी सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स और डेडिकेटेड टीचर्स संवारेंगे आपके बच्चों का कल और बनाएंगे उन्हें सफल। बिकॉज सक्सेस स्टार्ट्स हियर।
हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम में इंग्लिश स्पीकिंग कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अच्छे अंग्रेजी के मुहावरों के साथ साथ आम बोलचाल में भी अंग्रेजी का प्रयोग करना चाहते हैं, अपने कॉन्फिडेंस और व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का विकास करना चाहते हैं, या अपने अंग्रेजी लेखन को और बेहतर बनाना चाहते हैं, या फिर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना चाहते हैं, आप स्कूल, कॉलेज या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इंटरव्यू स्किल्स और ग्रुप डिस्कशंस में पारंगत होना चाहते हैं, तो चाहे आप विद्यार्थी हैं, वर्किंग प्रोफेशनल या हाउस मेकर, वी आर हियर टू मेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स वे बेटर। समर बैच के लिए संपर्क करें डॉक्टर कंचन नेगी, फाउंडर एब्यूलियंट इंग्लिश इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, देहरादून।